हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निक क्लब। पॉलीटेक्निक कीजिए फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलीटेक्निक लिटरल एंट्री के रिगार्डिंग क्या करेंगे, मॉडल सेट 3 को कवर करने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 एंड सेट 2 को कंप्लीट कर लिया। यदि आप वो वीडियो को नहीं देखें तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ से आपको उन वीडियो का लिंक मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग सेट 3 को कवर करने वाले हैं, यानी सेट 3 कहने का मतलब है जिस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेम टू सेम वही क्वेश्चन टू द आपके सिलेबस और PYQ से लिए गए हैं। यानी इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रहेंगे एंड कुछ क्वेश्चन जैसे कि मैथमेटिक्स के वो PYQ पे बेस्ड रहेंगे। मतलब कि प्रीवियस ईयर में जैसे पूछे गए थे उससे मिलते जुलते प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, और जो PYQ से रहेगा मैं उसे आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन को देखते हैं, देन फिर केमिस्ट्री एंड देन हम लोग मैथमेटिक्स को देखेंगे। हम लोग क्या करते हैं, एक सेट में 10 MCQ को क्लियर करते हैं सब्जेक्ट वाइज, यानी टोटल 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग MCQ देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 2 सेट को क्लियर किया है, तो वो आप देख सकते हैं। डैट मीन 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ हो जाता है। और जो हमारा चैप्टर वाइज आपका प्रिपरेशन चल रहा है, यानी कि सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज, वो सभी MCQ आपको अपलोडेड है, वो भी आप देख सकते हो और रेगुलरली उसकी भी वीडियो आपको मिलेगी। पहला प्रश्न फिजिक्स में देखिए आपसे क्या पूछा गया, दी यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का आपको यूनिट बताना है। चार्ज का हमारा ऐसा यूनिट बोले तो हमारा क्या होता है, तो चार्ज का हमारा फार्मूला होता है IT। आप लोग इसे याद रखिएगा। चार्ज से क्या है, यहाँ से आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज का आपको यूनिट बताना है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट हमारा कूलम्ब हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। ओम हमारा रेसिस्टेंस का हो जाता है और करंट का हम लोगों का एम्पियर होता है, तो इसे आपने याद रखना है। और इससे न्यूमेरिकल बनते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको PYQ न्यूमेरिकल कराया है, तो उसे आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 में आपसे कहा गया है, अ चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स। मतलब एक चार्ज पार्टिकल वो किस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे मूव करता है। तो जब देखिए जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, तो उसमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर देखिए आपके पास एक फार्मूला होता है, F बराबर QE। यह फार्मूला मैंने जब आपको यूनिट 1 पढ़ाया था, सॉरी फ्रेंड्स, जब हमने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया था उस समय मैंने आपको बताया था क्या होता है। ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, सिर्फ उसी की स्ट्रेट लाइन में एलोंग हमारा क्या करता है, चार्ज हमारा मूव करता है। बोले तो उसके स्ट्रेट लाइन एलोंग मूव करेगा, किसके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कांस्टेंट फोर्स में। तो बोले तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी। मतलब जिधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा ना उसी साइड भैया वो मूव करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको क्लियर हो गया। कुछ डाउट होगा तो कमेंट करना है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 करा, रसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड। रसिस्ट मतलब कंडक्टर का मतलब चालकता का रसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में क्या है ना, आपसे रसिस्टिविटी पूछा गया है। प्रीवियस ईयर में क्या था, आपसे रसिस्टेंस पूछा गया था और उससे प्रीवियस ईयर में रसिस्टिविटी था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्रीवियस में हम लोग क्या किए थे, रसिस्टेंस को देखे थे, बट इस सेट में हम क्या किए, रसिस्टिविटी को इंक्लूड किए। तो रसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे करता है, क्रॉस सेक्शन बोले तो उसका एरिया पे, या फिर मटेरियल पे, या फिर शेप पे। तो रसिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करता है। क्यों, क्योंकि जो रसिस्टिविटी होता है ना हमारा किसी कंडक्टर का, वो मटेरियल का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोले तो अंदर का गुण है कि वो मटेरियल अंदर से कैसा, उसका बनावटी कैसा, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, उस पर उसका रसिस्टिविटी हमारा डिपेंड करता है। और बात करें हम लोग रसिस्टेंस की, क्योंकि आपके एग्जाम में रसिस्टेंस भी पूछा गया, तो रसिस्टेंस उसके लेंथ पे डिपेंड करता है और उसको एरिया पे डिपेंड करता है। कभी कभी आपके एग्जाम में बोलेंगे अगर लेंथ को हम लोग डबल कर देंगे तो रसिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एंड यहाँ से आपको एक फॉर्मूला याद रखना है फॉर द न्यूमेरिकल एंड जो अभी मैंने आपसे MCQ पूछा उसके लिए। R बराबर क्या होता है, रो L बाई ए। इससे क्या है आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल बनेंगे। एंड सेकेंड जो मैंने आपको बोला, यदि हम लोग लेंथ को डबल करेंगे तो रसिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है फ्रेंड्स। ये फार्मूला याद रखिएगा, आगे काम आएगा। मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट करेंट वाज डिस्कवर्ड। कहने का मतलब है यदि यहाँ से करेंट फ्लो कर रहा है, पास हो रहा है, तो इसके आसपास क्या है ना, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो इसको किसने बताया था, फैराडे ने बताया था, और स्टेट ने बताया था, एम्पियर या फिर मैक्सवेल। तो और ये स्टेट हमारा बताया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखिए कहने का मतलब आप लोग गांव घर में सुने हो कि यहाँ से जब करंट पास करता है कोई, अगर इसमें पास जाता है तो नहीं बोलता करंट खींच लेगा, थोड़ा दूर रहो खींच लेगा, बोलता है ना। यानी उसमें के पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, वही वो कौन बताया था, और ये स्टेट बताया था। तो इसे आपने याद रखना, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया तो आपसे पूछ सकता। और फैराडे का क्या था,
फैराडे का लॉ था और इससे हम लोग न्यूमेरिकल पढ़े थे, तो आप लोग इसे याद रखिएगा, वहाँ से न्यूमेरिकल पूछता है हमारा फैराडेज लॉ से। और ये स्टेट जो थे यही रिलेशनशिप बताए थे करेंट, इलेक्ट्रिसिटी का और मैग्नेटिक का। तभी ना भैया जो जनरेटर आप बनाते क्या कि उसमें हम लोग का मैग्नेट चारों तरफ घूमता है और उससे करंट निकल जाता है, और वही है जब करंट पास करता है तो चारों तरफ मैग्नेट बनता है। तो दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक है, इसी से हम लोग आगे जाके जनरेटर ये सब मोटर बना पाए। तो ये हमारा वही दिए थे, तो आप लोग इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और आपसे पूछा जा सकता है, ज़्यादा चांसेस है। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा जूम आउट कर ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इन कन्वेक्स मिरर इमेज वाज ऑलवेज। कन्वेक्स मिरर में कन्वेक्स मिरर में मतलब कन्वेक्स दर्पण में आपका इमेज कैसा बनता है? तो हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल बोले तो क्या हमारा आभासी बनेगा, तो याद रखिए कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनता है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कनकेव मिरर में कैसा इमेज बनता है, तो आपको उसे कमेंट में बताना है कनकेव मिरर में इमेज कैसा हमारा बनता है। इस वीडियो में आप जानिए कन्वेक्स मिरर। कनकेव का आपको क्या है ना फ्रेंड्स, PYQ में पूछा गया था या PYQ में नहीं पूछा गया, बट आप याद रखिए जरूरी नहीं हर बार आपसे कनकेव का पूछा जाए, हो सकता है आपसे कन्वेक्स भी पूछा जाए। तो कन्वेक्स मिरर में हमारा क्या रहता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल बोले तो हमारा क्या आभासी बनेगा, इरेक्ट बोले तो मतलब आभासी और सीधा बनता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए पूछा गया द वेवलेंथ ऑफ विजुअल लाइट रेंज अप्रोक्सीमेटली। मतलब विजुअल लाइट मतलब जो हम लोग को आंखों से दिख रहा है उस विजुअल लाइट का वेवलेंथ क्या रहता है? तो वेवलेंथ देखिए जो हम लोग ये मेजर करते हैं NM यानी नैनोमीटर में करते हैं, तो इसे आप लोग ध्यान रखना, कभी कभी आपसे इसे यूनिट भी पूछे जाते हैं। देन अब आपको बताना है विजुअल लाइट का रेंज क्या रहता है, वेवलेंथ क्या रहता है, तो वो 400 NM बोले तो नैनोमीटर टू हमारा क्या हो जाता है 700 NM हो जाता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। अब आपको एक चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना है, जो हम लोग साउंड, जो हम लोग बात करते हैं, जो हमारी ध्वनि है जिसे हम लोग सुन सकते हैं, उस ध्वनि की आवृत्ति आवृत्ति को हम लोग किस चीज़ में मेजर करते हैं, हर्ट्ज में मेजर करते हैं। याद रखना फ्रेंड्स, आपसे पूछा जाता है एग्जाम में PYQ, वो उसका फ्रीक्वेंसी कितना रहता है। आपको ये जो हम लोग ध्वनि बोल रहे हैं श्रव्य तरंग उसका कितना रहता है। एंड देन अल्ट्रासोनिक, ये दोनों आपको कमेंट बॉक्स में बताना, अल्ट्रासोनिक की कितना रहता है और जो हम लोग बात करते हैं, जो हम लोग सुन सकते हैं श्रव्य तरंगे, उसको आपके बताना है कितना हर्ट्ज रहता है। तो आप लोग जो मैं पूछता हूँ प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चल सके। अगर नहीं पता होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उस क्वेश्चन को इंक्लूड करूँगा। जो भी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बोल रहा हूँ ना वो सभी आपके सिलेबस से और PYQ में पूछे गए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया दी एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। मतलब आप देखे होंगे घर में पंखा लगा रहता है, भाई पंखा में कैपेसिटर लगाते हैं। पहला पर्पस आप यह जान लो कि कैपेसिटर यूज क्यों करते हैं, मैंने आपको बताया था, फिर एक बार डिस्कस कर रहा हूँ। मतलब क्या है ना, वोल्टेज थोड़ा आगे पीछे होते रहता है ना, तो घर में जैसे मान लीजिए नल से पानी आता है तो कभी पानी लाइन कट जाता है तो क्या मतलब मोटर बंद हो जाता है, पानी बंद हो जाता है तो तुरंत आपका नल से पानी गिरना बंद हो जाता है। वही अगर मान लीजिए आप टंकी लगा दीजिएगा तो कंटिन्यू आपको पानी मिलते रहेगा ना भैया। तो सेम वही करता है, मतलब मान लीजिए कभी मोटर तेज चल रहा कभी धीरे चला तो पानी आपका कम बेसी आएगा, लेकिन आप छत पर टंकी लगा दीजिएगा तो पानी क्या रहेगा, कांस्टेंट स्पीड से बहेगा। सेम वही फील्ड हमारा इलेक्ट्रिसिटी में हो जाता है। जब करंट आता है वोल्टेज अप डाउन होते रहता है, बट कैपेसिटर लगा देने से क्या हो रहता है, मतलब इक्वल वोल्टेज मिलते रहता है। ठीक है, अब हम समझ गए इक्वल वोल्टेज मिलेगा तो इसको कैपेसिटर को कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर करना पड़ेगा। तो भैया ये जो एनर्जी स्टोर है हम लोग इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही पूछ रहा है क्वेश्चन में आपसे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ चैप्टर वाइज, मैंने जब क्लियर कराया तो जल्दी से कमेंट कीजिए। तो उसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है हाफ CV²। तो इस फार्मूला से क्या करते हैं हम लोग, एनर्जी को कितना स्टोर है कैलकुलेट करते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्या रहता है ना, आपसे क्या रहेगा वहाँ पे चार्ज नहीं दिया रहेगा। अभी जैसे मैं थोड़ा जूम करता हूँ आपको समझ में आएगा क्लियरली फ्रेंड्स। जैसे अभी क्या है ना, हाफ CV² फार्मूला, हाफ CV²। तो एग्जाम में क्या रहेगा ना, आपको क्या दे देगा फ्रेंड्स, आपको वोल्टेज वो दे देगा और क्या दे देगा, हमारा कैपेसिटेंस का उसका कैपेसिटर दे देगा। तो बट क्या है ना, कभी कभी एग्जाम में आपको C नहीं देगा और बोलेगा कि आप कितना कैपेसिटर एनर्जी स्टोर है निकाले। तो कैसे निकालिएगा, तो मैंने आपको एक और चीज़ बताया था 1/2 लिखेंगे। और C बराबर हमारा क्या होता है, चार्ज बराबर हमारा क्या होता है, तो Q/V हो जाता है। एंड देन भी का भी स्क्वायर रहेगा और एक भी से एक भी कट जाएगा, इक्वल टू हमारा फार्मूला बन जाएगा हाफ QV। अगर यहाँ पे ऑप्शन में रहता हाफ QV, इसके जगह मान लीजिए ऑप्शन में यह आपका नहीं देता, हो सकता है लिख देता हाफ QV, तो आपको इसको टिक करके आना था, यह सही आंसर रहेगा।
तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको घुमाए मिल सकते हैं, तो आपने कन्फ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फेनोमेना ऑफ स्पिल्टिंग। स्पिल्टिंग मतलब बिखर जाना, टूट जाना। ऑफ लाइट कलर इज कॉल्ड, मतलब लाइट क्या है, मान लीजिए आपका ये एक क्या हो जाता है फ्रेंड्स, ये आपका प्रिज्म हो जा रहा है, ठीक है। इस प्रिज्म से इधर लाइट फैलाएं और इधर क्या पढ़े होंगे नौमा दसवां में कि 7 कलर में टूट जाता है, वो फेनोमेना क्या है, वो फेनोमेना ही हमारा डिस्पर्सन हो जाता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट हमारा रिफ्लेक्ट कर जाता है फ्रेंड्स। तो इससे आपने अंडरस्टैंड करना, समझ के रखना। इजी क्वेश्चन था, बट कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते इस तरीके के भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया और बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछा गया। प्रीवियस वीडियो में मैंने जब सेट 2 कराया था उसमें इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। एंड मॉडर्न फिजिक्स जब हम लोग कंप्लीट किए थे आपके लेटरल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, मॉडर्न फिजिक्स को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हो तो प्लीज़ वो वीडियो को देख लो फ्रेंड्स। एग्जाम में मतलब बोले तो फिजिक्स से सबसे ज़्यादा लेटरल एंट्री में क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से आते हैं, तो आप लोग कवर जरूर करना। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर इज रिलेटेड टू, तो ये किससे रिलेटेड है, हमारा मास डिफेक्ट से रिलेटेड है। और फॉर्मूला क्या है हमारा, इससे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये मास डिफेक्ट कैसे आता है। तो उस वीडियो को आप लोग नहीं देखें तो जाके देख लीजिए। E=mc²। मॉडर्न फिजिक्स का 20 मिनट का, उसमें टोटल PYQ क्वेश्चन किया और कैसे किए एक्सप्लेन के साथ है, तो आप लोग जरूर करना फ्रेंड्स उसे। कह रहा है एन AC जनरेटर कन्वर्ट, AC जनरेटर देखे होंगे शादी ब्याह में जनरेटर रहता है ना, वो क्या कन्वर्ट करता है। तो सिंपल सा आप दिमाग में जनरेटर का इमेज सोचिए। और क्या करते हैं जनरेटर में, सबसे पहले हम लोग हैंडल मारते, गोल 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 घुमाते हैं। वो घूमने के बाद खुदवा मतलब स्वतः अपने आप घूमने लगता है। एंड देन आपको क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी आउटपुट में आपको मिल रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है भैया। तो आउटपुट किसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी तो भैया होगा नहीं, इसको कट कर दीजिए। अब ये जो गोल 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 घुमा रहा है वो क्या लगा रहा है, मैकेनिकल लगा रहा है, यांत्रिक फोर्स लगा रहा है, यानी गोल 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 घुमा रहा है, यानी मैकेनिकल टू हमारा क्या मिल रहा है भैया, तो मैकेनिकल टू हमारा क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज आपको याद रखना है, ये जो AC जनरेटर है किस पे वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। ये फ्रेंड्स जितने भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं उसकी आप लोग एक्सप्लेनेशन को जरूर पढ़ लीजिएगा PDF डाउनलोड करके। यदि इन केस आपको प्रॉब्लम होती है ना, आप क्या करना, गूगल लेंस से आप इस PDF को अपलोड करना, वहाँ से इसे हिंदी में ट्रांसलेट कर लेना। फिर भी यदि कोई डाउट हो जाती है किसी भी वर्ड में, किसी भी क्वेश्चन में, आप उसका डायरेक्टली पूछ सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में या पर्सनली मैसेज कीजिए, या वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप हमें बता सकते हैं। और PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बारी आती है हमारी केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ, बोले तो PYQ बेस्ड MCQ मॉडल सेट कर रहे हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन आप लोग जरूर अच्छे से कीजिएगा। एक एक क्वेश्चन PYQ बेस्ड है। कह रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन अ कार्बन, प्रोटॉन की संख्या बतानी है। तो प्रोटॉन की जो संख्या होती है कितनी होगी आपको बतानी है कार्बन 12 में। तो देखिए कार्बन 12, इसका एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर 6 होती है। और एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या ही हमारा प्रोटॉन की संख्या होती है, बोले तो 6 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। यहाँ से आपका ये क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। बट हमें इतना नहीं करना है फ्रेंड्स, आपको इस क्वेश्चन से एक और चीज़ जानना है, यहाँ से न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं। तो आप एक चीज़ ए जानिए, A = हमारा होता है P+N, ठीक है। एक चीज़ थोड़ा टाइपिंग सही नहीं हो रहा। अब आपको एक चीज़ मैं पहले बता दे रहा हूँ, यह मान लीजिए आपका कोई एटम है, इसके न्यूक्लियस में हमारा क्या रहते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहते हैं। इन चीज़ों को याद रखना, एक बार यह आपके एग्जाम में पूछा गया था, उसके केंद्रक में उसके सेंटर में क्या रहते हैं, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन हमारा P हो गया, न्यूट्रॉन हमारा N हो गया। और ए क्या है, उसका परमाणु भार, एटॉमिक वेट, बोले तो हमारा कितना हो जाएगा, उसका परमाणु भार हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो हमारा सॉरी फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक नंबर हमारा कितना हो जाएगा, उसका 12 हो जाएगा हमारा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक भार नहीं, एटॉमिक नंबर हमारा कितना हो जाएगा 12। अब क्या करते हैं ना, प्रोटॉन की संख्या कितनी, 6, एंड न्यूट्रॉन की संख्या 6 = हमारा क्या आ जाएगा 12, बोले तो परमाणु संख्या के बराबर। तो आप लोग इसे फ्रेंड्स अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चलते, कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड किस में बनता है, NaCl हमारा क्या है आयनिक बॉन्ड। इसमें क्या रहता है ना कि इन्हें क्या अपना एक एलिमेंट Cl को दे देता है, Na+ बन जाता है और Cl- बन जाता है। डैट मीन्स ये हमारा आयनिक बॉन्ड है। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, सहसंयोजक बंध। इसमें क्या रहता है, कार्बन रहता है, इधर H लगा, इधर H लगा, इधर H लगा,
एंड इधर एच लगा, मतलब सब एक दूसरे से इंटरलिंक है, जिएंगे साथ साथ मरेंगे साथ साथ, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ मिल के ही रहेगा। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को नहीं देता। आयनिक बॉन्ड में क्या रहता है, आयनिक बॉन्ड एक मेटल रहता है और दूसरा नन मेटल, सॉरी एक मेटल रहता है नन मेटल। मेटल क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन दूसरा को देता है, एंड नन मेटल उसको ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है और बॉन्ड बनाता है, उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इस भी क्या है, सोडियम हमारा मेटल है, नन मेटल को इलेक्ट्रॉन दिया तो नहीं होगा। कार्बन हमारा क्या है, CO, ए भी हमारा नहीं होगा। ये हमारा पोटेशियम है, ये भी हमारा क्या है, ये कैल्शियम था, एक इलेक्ट्रॉन दिया उसके बनाए, ये भी हमारा आयनिक बॉन्ड। बट CH4 हमारा क्या है भैया, ये कोवैलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजक बंध है। तो हमारा करेक्ट आंसर हमारा CH4 होगा, और CH4 का नाम मीथेन होता है, आप लोग इसे याद रखना। बाकी जो बचे आपका हमारा वो क्या थे, आयनिक बॉन्ड थे। कोवैलेंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है, आपस में एक दूसरे से शेयर करता है एंड देन बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है रिएक्शन है। इससे पहले मैंने आपको 2 रिएक्शन बताया था, वो भी 2 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये थर्ड रिएक्शन। 3 या 4 रिएक्शन है टोटल जो आपके एग्जाम में पूछे गए पिछले 5 ईयर में, तो वो मैं टोटल आपको करा दे रहा हूँ। द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट बनेगा 2Na प्लस 2H2O, मतलब सोडियम है और ऑक्सीजन, ये हमारा जल है, मिला के हमारा क्या बनेगा, तो ये हमारा बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बोले तो हमारा बनता है 2NaOH प्लस, हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ये क्या है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो इस रिएक्शन को टोटल 4 या 5 रिएक्शन, अभी तक मैंने 3 करा चुका हूँ, ये 4th रिएक्शन है मे बी। तो आप लोग क्या करना है, ये चारों रिएक्शन को रट लेना, ये चारों में से एक रिएक्शन कंफर्म है, आपको इस बार भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कह रहा है द शेप ऑफ CO2 का शेप कैसा रहता है। तो देखिए CO2 का जो हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा ऐसा रहेगा, वही CO2 है जो इतना प्रदूषण फैलाए रखा है, ये CO2 है। इसका शेप क्या है, देख के ही आपको क्या लग रहा है, लीनियर है, यानी लीनियर हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एग्जाम में कभी कभी शेप की जगह पूछेगा इसका बॉन्ड एंगल क्या है, तो ये ध्यान से देखिए, ये जब सीधा है तो बॉन्ड एंगल हमारा क्या होगा, 180 डिग्री होता है। अब एक और चीज़ आपको माइंड में नोट करके रखना है, ये जो शेप और बॉन्ड एंगल रिलेटेड है, टोटल मैंने आपको 6 मॉलिक्यूल्स बताए थे, वो 6 मॉलिक्यूल्स का आपको अच्छे से उसका शेप एंड उसका बॉन्ड एंगल याद रखना है। 5 या 6 होंगे टोटल। तो वो टोटल मैंने आपको एक फ़ोटो दिया था और उसका PDF भी दिया था, एक वीडियो बनाए थे 5 या 6 मिनट का, उसमें मैंने टोटल आपको क्या बताया था, इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड उसका क्या बताया था, शेप एंड उसका बॉन्ड एंगल। इन चीज़ों को आपने याद रखना। शेप एंड मॉलिक्यूल्स का हमारा क्या पूछता है, पूछता है कोई भी प्रीवियस ईयर आप उठा के देखिए, उसमें यह क्वेश्चन रहेगा कि उसका शेप क्या है या फिर उसका बॉन्ड एंगल क्या है। टोटल 5 या 6 है, तो आप लोग प्लीज़ उसे याद कर लो। HCF4, इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उसका शेप क्या होता है, यह 2 बार पूछा गया था, ठीक है, तो आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फिजिकल चेंज। बहुत बहुत ईजी क्वेश्चन, ये हम लोग 9th-10th में ही पढ़ते हैं, बट 12th में भी है पढ़ना, 11th-12th में, तो आप 12th में है, ये हमारे सिलेबस से ही रिलेटेड है। तो आपको बताना है फिजिकल चेंजेज हमारा यहाँ पे क्या है। फिजिकल चेंज जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बर्निंग ऑफ फूड है, मेल्टिंग ऑफ आइस है, रस्टिंग ऑफ आयरन है, या फिर डाइजेशन ऑफ फूड है। फिजिकल चेंजेज की बात किए गए तो फिजिकल चेंज हमारा इसमें से क्या हो जाएगा, तो फिजिकल चेंज हमारा हो जाए मेल्टिंग ऑफ आइस। बोले तो आइस का पिघलना, बहुत बहुत ईजी क्वेश्चन, हम लोग 9th में ही पढ़ते। इस तरीके क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं, बट यह PYQ में पूछा गया था। यह मत सोचिएगा मैंने अपना मन से लिखा हूँ, ये PYQ का लिया गया है, 2021 का है ये, तो आप लोग इसे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दी कॉमन नेम ऑफ CH3COOH। यह क्वेश्चन 2 तरीके से घुमा के पूछा गया। फिलहाल अभी हम लोग इसका आंसर करते हैं, मैं फिर आपको बताता हूँ कि किस तरीके से और आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो कॉमन नेम इसका क्या होता है, इसका कॉमन नेम हमारा एसिटिक एसिड हो जाता है, और इस एसिटिक एसिड के कारण ही विनेगर जो आप लोग मोमो चाउमीन पिज्ज़ा खाते हैं उसमें विनेगर यूज करते हैं, तो विनेगर का स्वाद इसी के कारण खट्टा जो होता है ना हमारा, वो खट्टा होता है और मस्त सा जो टेस्ट आता है ना, और स्मेल खट्टा सा आता है, इसी के कारण आता है, एसिटिक एसिड के कारण आता है। तो एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन था कि विनेगर का स्वाद खट्टा क्यों होता है, कौन से मतलब हमारा कंपाउंड के कारण हो जाता है, तो वो हमारा एसिटिक एसिड के कारण होता है। अगर इसका IUPAC नाम की बात करें हम लोग, तो इसका IUPAC नाम, कार्बन काउंट कीजिए, 1 कार्बन 2 कार्बन, यानी 1 कार्बन मिथ 2 कार्बन इथ, यानी इथेनोइक एसिड इसका IUPAC नेम होता है। आपके एग्जाम में IUPAC नेम भी पूछा गया, तो इसे याद रखिएगा।
एंड IUPAC नेम कैसे लिखते हैं, मैंने आपको लिखने का तरीका आपको बताया था। ये क्या हो जाएगा हमारा मिथेनोइक एसिड। अगर IUPAC नाम आपको लिखने नहीं आता है तो आपको वीडियो मिल जाएगा हमारे प्लेलिस्ट में, उसे आप लोग जरूर देख लेना फ्रेंड्स। एंड बाकी जो ऑप्शन है उसके बारे में मैं लिख दिया हूँ। ब्यूटेनोइक एसिड, ये आपका ब्यूटेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक, प्रोप मतलब मिथित, यानी उसमें 3 कार्बन, देखिए 1 कार्बन रहेगा तो मिथ, 2 कार्बन ईथ, 3 कार्बन प्रोप, तो इसमें 3 कार्बन, देखिए 2 कार्बन यहाँ और 1 कार्बन यहाँ, तो 3 कार्बन यानी प्रोपेनोइक। इसमें 4 कार्बन, 3 कार्बन यहाँ 4 कार्बन यहाँ, तो प्रोपेनोइक एसिड हो जाता है। मैंने आपको अच्छे से बताया, उस वीडियो को देख लीजिएगा फ्रेंड्स, इजिली होगा आपको। कह रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन Cl2। ऑक्सीडेशन स्टेट आपके एग्जाम में निकालना पूछेगा 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 ही, 100% कन्फर्म है। एंड ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का मैंने सिंपल ट्रिक एक वीडियो में बना के रखा, मुश्किल से 8 से 10 मिनट का वीडियो, आप लोग प्लीज़ जाकर विजिट कीजिए, देखिए एक एक वीडियो आपके लिटरल इंटरेस्ट से जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं ना, सभी पॉइंट को कवर किया। उतना यदि आप लोग कर लेते हैं ना, 100% आपका एग्जाम क्लियर होगा, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में कह रहा है Cl2 का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे आपको कुछ पावर दिख रहा है भैया, कुछ नहीं दिख रहा है ना, तो जीरो हो जाएगा। यहीं यहाँ पे मान लीजिए Cl2 +1 रहता तो +1 हो जाता, -1 रहता तो -1 हो जाता, Cl2 +2 लिखल रहता तो +2 हो जाता, तो इस तरीके है। बट एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन बहुत कम, ये एक बार पूछा गया आपसे, क्या रहेगा बड़ा सा कंपाउंड दे देगा और उसमें बोलेगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दिखाओ। तो उस वीडियो को आप लोग देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट से जितने भी आपके माइंड में डाउट है ना, पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक एक डाउट उतना इजीली आपको नहीं देखने को मिलेगा फ्रेंड्स और कहीं भी। क्वेश्चन करा और सॉल्यूशन विथ pH = 7। तो सबसे पहले जान जाइए कि pH वैल्यू क्या है। pH वैल्यू से हम लोग निर्धारित करते हैं वो हमारा एसिड है या बेस है, आप लोग इजीली जानते हैं, या फिर न्यूट्रल है। तो pH 7 कहने का मतलब वो न्यूट्रल हो जाता है, और pH 7 किसका होता है, तो हमारा शुद्ध वाटर का pH वैल्यू 7 होता है, इसे आपने याद रखना है। तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, करेक्ट आंसर। और pH 7 हमारा किसका रहता है, वाटर का रहता है, तो आपने इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विच गैस इज यूज इन हैबर प्रोसेस टू प्रोड्यूस अमोनिया। ठीक है, हैबर प्रोसेस में हम लोग कौन सा गैस हमारा प्रोड्यूस होता है, तो वो हमारा नाइट्रोजन होता है। हैबर प्रोसेस में क्या है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन को मिला के भैया हम लोग अमोनिया का बना लेते हैं। तो सॉरी, अमोनिया बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, हैबर प्रोसेस का यूज करते हैं। तो इसे आप लोग याद रखना, अमोनिया के लिए किसका उपयोग करते हैं, हैबर का। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, या फिर कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है, तो हम लोग नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। तो इसे आपने याद रखना, PYQ का क्वेश्चन है वो। कह रहा है मोनोमर ऑफ पॉलीमर, ये भी PYQ है। मतलब पॉलीथीन का मोनोमर कौन सा है, तो पॉलीथीन का मोनोमर हमारा इथीन हो जाता है। इथीन बोले तो C2H4, ये हमारा क्या है, पॉलीथीन का मोनोमर है। ये पूछा गया आपका, ये जो पॉलीमर है एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये दोनों से 3 क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये दोनों चैप्टर 1 शॉट में कंप्लीट करेंगे, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे काम आएगा फ्रेंड्स ज़रूर। तो अभी तक हमने क्या किया फ्रेंड्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के टोटल क्वेश्चन को देख लिया। अब बारी आती है हमारी मैथमेटिक्स की, तो हम लोग क्लियर करेंगे मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड PYQ क्वेश्चन को। तो पहला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, आपसे क्या पूछा गया, f(x) = x² फंक्शन फ्रॉम R to R, देन f-2 = what, मतलब क्या होगा। ध्यान देना है फ्रेंड्स, रिलेशन एंड फंक्शन से टोटल 3 क्वेश्चन आपके क्या रहेंगे, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। टोटल 3 क्वेश्चन, तो ध्यान देना है, 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, अच्छा से आपको करना है। तो यहाँ पे इजी क्वेश्चन पूछा गया। इससे पहले मैंने आपको रिलेशन एंड फंक्शन से जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने मैथमेटिक्स के PYQ ओनली, उसमें क्या था, PYQ के 2 सेट को किए, तो उसमें मैंने टोटल PYQ डिस्कस किया था पिछले 3 to 4 ईयर्स के। तो वो वीडियो को आप लोग देख लेना फ्रेंड्स। फिलहाल इस क्वेश्चन को हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि आंसर क्या होगा। क्या होगा, f-2 पूछा गया, तो इस इक्वेशन में f-2 डाल देने का फ्रेंड्स। डाल देंगे तो हमारा क्या आएगा, और इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया द वैल्यू ऑफ sin² π/6 + cos² π/6 = what। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिंपल। हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है। थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए, मतलब इसके जगह आप कुछ भी डाल दो ना भैया, 1 आएगा। तो π/6 डाला तो क्या हुआ, हमें घुमाने के लिए डाला ना, सीधा 1 टिक करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें टाइम को सेव करना है। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन 2 बार आपके एग्जाम में आए हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया भी है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कह रहा है मैट्रिक्स हमारा 3/3 का है, ठीक है, एंड mod A = 5 दिया गया, देन mod 2A का मान पूछा है फ्रेंड्स।
तो कैसे निकालेंगे इसका सिंपल सा एक फार्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं थोड़ा फार्मूला को यहाँ इलुबरेट कर दे रहा हूँ। जैसे आपसे पूछा जाए ना कि मॉड का मान, ठीक है, तो इसको हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं, तो इसका फार्मूला है ठीक कुछ नहीं, के जो है ना जो कांस्टेंट जिससे मल्टीप्लाई करना उसको बाहर निकाल देंगे, इसका पावर एन मॉड ए हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि भैया ये एन क्या है, तो मैंने जब आपको मैट्रिक्स पढ़ाया था तो बोला था एन क्या होता है, उसका ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या है, 3x3, यानी एन का मान 3 आएगा। और के का मान कितना है, के बराबर ही तो हमारा 2 है ना फ्रेंड्स। के बराबर क्या है, 2 है, तो लिखते हैं 2। 2 के पावर एन, एन का मान कितना दिया क्वेश्चन में, एन का मान 3, मैट्रिक्स 3x3 का है। मल्टीप्लाई मॉड ए का मान कितना, तो मॉड ए का मान 5, 2 के पावर 3 बराबर कितना, तो हो जाएगा 8, यानी 8 × 5 बराबर 40 हमारा करेक्ट आंसर। थोड़ा इस फार्मूला को रट लीजिएगा, काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। कहने का मतलब है डी वाई डी एक्स करना है ई टू द पावर एक्स का, तो ई टू द पावर एक्स बोले तो एक्सपोनेंशियल है, इसका डिफ्रेंसिएशन करने पे सेम कुछ नहीं ई टू द पावर एक्स ही आता है, यानी करेक्ट आंसर हमारा ई टू द पावर एक्स हो जाएगा। तो इसे आपने सॉल्व करके याद करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 1 dx। तो इंटीग्रेशन करना है 1 dx का, तो क्या करना है, सिंपल कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकालते हैं, 1 है कोई मतलब नहीं dx, और इसका इंटीग्रेशन करने पे हमारा x आता है, ठीक है फ्रेंड्स। एंड क्या कह रहा है, लिमिट लगाया है ना फ्रेंड्स, लिमिट क्या लगाया है, 0 to 3 लगाया है, यानी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 0 to 3 करना पड़ेगा। एंड इसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी अपर लिमिट एक्स के जगह 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। चलिए ढूंढते हैं 3 हमारा कितने नंबर ऑप्शन में, तो 3 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपने याद रखना कैसे सॉल्व किया, मैंने यहाँ पे आपको लिखा। यदि इंटीग्रेशन एंड डिफ्रेंशिएशन से कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट कीजिएगा। इंटीग्रेशन का एक शॉर्ट ट्रिक का मैं वीडियो बना दूंगा, यदि आपको चाहिए इंटीग्रेशन से कोई रिलेटेड है, बस आप शॉर्ट ट्रिक लिखना है, देन आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। आगे इंटीग्रेशन से मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, वहाँ पे हम लोग को शॉर्ट ट्रिक की कुछ कुछ में ज़रूरी पड़ेगी और आपको एग्जाम में टाइम बचाना है। प्लीज़ आप लोग क्या करना, ट्रिग्नोमेट्री को स्ट्रॉन्ग रखना, कैलकुलस को स्ट्रॉन्ग रखना, प्रोबेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग रखना, एंड देन आपको क्या आ जाता है, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। आपका एग्जाम इजीली क्लियर, आराम से क्लियर होगा, टॉप कॉलेज में मिलेगा, आपका फेवरेट कॉलेज में मिल जाएगा। कह रहा है आपका द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस जे, बी इक्वल टू आई माइनस जे, देन आपको बताना है इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा। तो देखिए एंगल निकालने का तो हमारे पास बड़ा सा फार्मूला है, पहले मैं आपको फार्मूला लिख रहा हूँ, फिर आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। फार्मूला क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ए हमारा, फिर इनटू मॉड बी हमारा, एंड देन हमारा कॉस थीटा। अब क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, इस फार्मूला को आप लोग नोट कीजिए, इससे क्या करिएगा, आप एंगल निकालिएगा। तो सबसे पहले एंगल निकालने के लिए ए डॉट बी निकालिएगा ना फ्रेंड्स, ए डॉट बी मैंने निकालना आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया है। तो चलिए हम लोग ए डॉट बी निकालते हैं, फिर आपको वहीं पे मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो ए डॉट बी निकालने का क्या मतलब है, आई को आई से मल्टीप्लाई, आई के आगे क्या है 1, यानी 1 × 1 ठीक है। फिर क्या करेंगे, जी को जी से मल्टीप्लाई, प्लस जे क्या है 1 × -1, यानी 1 × -1, यानी ये हमारा 1 + 1 कितना हो जाए, सॉरी 1 × 1 है, तो 1 × 1 हो गया, 1 × -1 ये हमारा क्या आएगा -1 इज इक्वल टू 0, यानी ए डॉट बी बराबर भैया क्या आ गया, ए डॉट बी बराबर 0 आ गया। आप तो बोलिएगा, तो वेक्टर में आप लोग चीज़ पढ़े होंगे कि यदि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, डैट मीन्स वो वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है यानी उसका एंगल 90 डिग्री होगा, यानी करेक्ट आंसर 90 डिग्री। आगे आपको उस पूरा फार्मूला पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ए डॉट बी निकाले 0 आ गया तो आप खट से माइंड में सोचना ए डॉट बी बराबर 0, यानी वेक्टर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, एंड परपेंडिकुलर क्या है तो उसका मान कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। नहीं, आपको ऐसे बनाने का नहीं मन है तो ए डॉट बी बराबर क्या कीजिए, मॉड ए मॉड बी, इतना देर निकालिए एंड कॉस थीटा करते रहिए, देन आपका आंसर आ जाएगा। इससे भी अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप इससे निकाल के देख लीजिए, आ जाएगा।
मोड निकालिए, मोड भी निकालिए, देन कॉस थीटा बराबर कीजिए 90 डिग्री ही आएगा। बट सबसे पहले आपको क्या करना है ना, एग्जाम में ए डॉट बी निकालना है, ठीक है। ए डॉट बी निकालिए। खट से क्या होता है ना, एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन देते हैं कि अगर आपको अगर कंसेप्ट पता है तो आप जल्दी बना लेंगे, नहीं तो आप अपना टाइम को वेस्ट करेंगे। यदि आपको नहीं पता होता तो आप टाइम देते हैं, आपका टाइम जाता ना फ्रेंड्स। तो हमें टाइम देना नहीं है, अपने कंसेप्ट को क्लियर रखना और फट से आंसर को क्लिक करके आना है। पेपर बेस्ड रहेगा, क्लिक नहीं मतलब टिक आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है ना, द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, एक पॉइंट ये दिया, दो पॉइंट ये दिया गया, तो इससे हमारा क्या है, दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस बताना है। तो हम लोग डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, जरा फ्रेंड्स समझने की कोशिश कीजिएगा। तो दो पॉइंट दिया गया, 3D में बेसिकली हमारा क्या रहता है, दो पॉइंट रहता है। ये अभी ओरिजिन से इसका डिस्टेंस है। हम लोग क्या करेंगे, जनरल फार्मूला जाने कि एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो इसके बीच का डिस्टेंस हमारा क्या होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है कि ये हमारा कोऑर्डिनेट है, तो ओरिजिन से ये पॉइंट यहाँ है, तो ये डिस्टेंस पूछ रहा है। तो हम लोग जनरली इसका फार्मूला देखेंगे, उससे हम लोग इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। ओरिजिन के लिए शॉर्ट ट्रिक है, वो भी मैं जस्ट अभी आपको बताता हूँ, जस्ट थोड़ा सा सब्र कीजिए फ्रेंड। हम क्या करते हैं ना, डिस्प्ले को थोड़ा चेंज करते हैं जहाँ पे मैं आपको ईजिली एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ताकि आपको थोड़ा समझ में आसानी से आए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग कितने पे चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था, दो पॉइंट है और डिस्टेंस दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग जनरल फार्मूला को देखते हैं। जनरल फार्मूला को देखेंगे फ्रेंड्स, एक सेकेंड, हम लोग जनरल फार्मूला को देखते हैं, ठीक है। एक पॉइंट है, हाँ सॉरी, जनरल फार्मूला को देखते हैं। एक पॉइंट हमारा यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। अब हम लोग इसके डिस्टेंस का फार्मूला देखते हैं। तो एक पॉइंट यहाँ है, तो इसका क्या होगा, इसका जो वैल्यू होगा x1 y1 एंड z1, तीन गो तो वैल्यू होगा ना भैया। ये क्या होगा, x2 y2 z2, तीनों मिल गया। अब फार्मूला हमारा क्या कहता है वो देखिएगा, डिस्टेंस बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर, प्लस y1, सॉरी यहाँ पे आप क्या कीजिएगा ना फ्रेंड्स, इसको x2 कर लो एंड इसको वैल्यू सेम आएगा, क्योंकि आप स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप y2 पहले लिखिए या y1 लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है फ्रेंड। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, आप कुछ भी लिख सकते हो, y1 माइनस y2 लिखिए, x2 माइनस x1, आपको जो सुविधा वो लिखिए, आंसर सेम आना है। एंड हमारा क्या हो जाएगा, z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो ये हमारा जनरल फार्मूला हो जाता है। जस्ट मैं इसे छोटा करता हूँ, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड देन मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि इसे हम लोग शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आपका फार्मूला फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे। अब जरा सा पेन का कलर चेंज करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोगों का यहाँ पे बनेगा x2, x2 क्या है, ये हमारा x2, ये हमारा x2 y2 एंड z2, यानी हम क्या करेंगे, 0 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 0 माइनस 2 का स्क्वायर एंड ये हमारा क्या है, 0 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। अब ज़रा सा इसको मैं फिर से छोटा कर ले रहा हूँ ताकि आपको एक जगह पे मैं सॉल्व कर सकूँ। हो गया फ्रेंड्स। अब हम लोग फिर आगे चलते हैं। जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यानी रूट अंडर हमारा क्या हो जाएगा, रूट अंडर 14 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब मैंने आपको बताया था इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है। जब आपका ओरिजिन से पूछा जाए ना फ्रेंड्स, ओनली ओरिजिन से, तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं ना, हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं फार्मूला बराबर, यदि ओरिजिन से पूछा जाए, ओरिजिन से मैं यहाँ लिख रहा हूँ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जब आपका क्वेश्चन ओरिजिन से का है, ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूला से मैं निकाल के दिखा रहा हूँ। जस्ट यहाँ पे पेन का कलर क्या कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ब्लैक कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, इज इक्वल टू हमारा क्या रहेगा, रूट अंडर, देखिए फ्रेंड एक्स कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सेम आ गया ना फ्रेंड्स, यही वाला वैल्यू सेम है, यानी रूट अंडर 14 आ जाएगा। तो इसे आपने याद रखना है, समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो आपको काम आएगा। फार्मूला नोट डाउन कर लीजिए, आपके लिए ईजी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग चलते हैं। सेम वही पीडीएफ हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपने पैनिक नहीं हो रहा है क्या कि कुछ दूसरा चले। बस मैं डिस्प्ले को थोड़ा बड़ा किया हूँ ताकि इजीली यहाँ पे एक्सप्लेन करने में मुझे बन सके। प्रोबेबिलिटी मैंने बोला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड कार्ड, मतलब आपके पास ताश की गड्डी है, उसमें से आपको रेड कार्ड निकालना है, लाल कार्ड निकालना है। तो अब पहले ये जान लीजिए टोटल ताश में 52 पत्ते होते हैं, आपको अच्छे से पता हो, कईयों तो खेलते भी होंगे, ऐसा भी हो सकता है। एंड रेड कार्ड की बात करें तो रेड कार्ड इसमें हमारा 26 आ जाता है, तो इसे आपने याद रखना है। रेड कार्ड हमारा कितना है, 26 है। एंड टोटल कार्ड 52 है। तो मैंने आपको सिंपल बताया था, प्रोबेबिलिटी पूछे टोटल कितना है, टोटल को नीचे डाल दीजिए 52। ठीक है कितना आपके पास लाल कार्ड जो पूछ रहा है वो कार्ड कितना है, 26, डिवाइड दे दीजिए 2, यानी 1/2 आपका करेक्ट आंसर। सिंपल, जितना टोटल उसको नीचे जो है आपको ऊपर डाल दीजिए, आंसर आपका आ गया 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरा समझना। इसका भी एक फार्मूला और ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ। द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस दिस एंड दिस, 3 पॉइंट दिया गया, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। तो बोल रहा है वो कौन सा इक्वेशन होगा जो इस तीनों पॉइंट को पास करते हुए जाएगा। तो ठीक है, हम लोग पहले जनरल इक्वेशन देखते हैं कि हमारा जनरल इक्वेशन हमारा इस पॉइंट के लिए क्या हो जाता है। फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा इरेज कर ले रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग इसके लिए जनरल फार्मूला को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जनरल इक्वेशन लिखते हैं। जनरल इक्वेशन हमारा क्या होता है, एक्स प्लस बी वाई, बी वाई है, प्लस क्या होता है हमारा सी जेड, सी है फ्रेंड्स, थोड़ा अच्छा से नहीं लिखा पा रहा, इज इक्वल टू डी। यह हमारा क्या है, जनरल फार्मूला हो जाता है। तो इसे आपने ध्यान रखना है। एक सेकेंड, इसे ज़रा छोटा सा हम लोग कर लेते हैं। तो ये हमारा जनरल फार्मूला होता है। ठीक है, इस फार्मूला पे हम लोग वैल्यू को अभी पुट करेंगे, आंसर को फाइंड आउट करेंगे। देखिए किस तरीके से पुट होगा। सबसे पहले हम ये लोग इसको उठाते हैं। ये क्या है हमारा एक्स वाई जेड, आपको पता है। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट को उठाते हैं, वन। वन क्या है, एक्स के जगह हम लोग 1 रखें। इस इक्वेशन में एक्स के जगह 1 रखिए, ए इंटू 1 हो जाएगा, प्लस बी इंटू वाई की जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, एंड प्लस सी इंटू जेड के जगह क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, एंड इज इक्वल टू डी हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग करेंगे तो ये हमारा ए आ जाएगा, बाकी सब हमारे 0 हो जाएगा, ए इक्वल टू डी आ जाएगा। सेम उसी तरीके से क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, फिर इसको उठा के करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटू 0 प्लस क्या हो जाएगा, बी इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा, सी इंटू 0 इज इक्वल टू डी। यहाँ से हमारा निकल जाएगा बी बराबर डी। एंड सेम जब इसको रखेंगे, इसको रखने पे हमारा क्या निकलेगा, इसको रखने पे हमारा निकलेगा सी इज इक्वल टू डी। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं ज़रा इसको छोटा कर लेता हूँ, इसको इरेज कर लेता हूँ। आप लोग समझ गए होंगे ना। ठीक है, इसी तरीके से एक एक को हम लोग पुट करना है एंड उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसे इरेज कर लिया। अभी हम लोगों ने क्या देखा फ्रेंड्स, एक सेकेंड इसको भी हटा लेते हैं, रहने दीजिए, कि ए बराबर हमारा क्या आ रहा है, ए बराबर भी डी आ रहा है, बी बराबर भी सॉरी ए बराबर डी आया, एंड बी बराबर भी डी आया, सी बराबर भी डी आया। ठीक है, तो अब इन तीनों जो वैल्यू आया ना भैया, इन तीनों वैल्यू को, सॉरी ये कहाँ था फ्रेंड्स, यहाँ था। ठीक है, ये जो हमारा तीनों वैल्यू आ रहा ना, इन तीनों वैल्यू को यहाँ इक्वेशन में पुट करेंगे। चलिए इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं। ए की जगह क्या डालेंगे, हम लोग डी डालेंगे। ए की जगह डी डालेंगे, बी की जगह भी डी डालेंगे, सी की जगह भी डी डालेंगे, यानी डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड इज इक्वल टू डी हो जाएगा। ठीक है, अब डी इधर से हम लोग कॉमन ले लेंगे। ठीक है, डी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, डी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू डी। डी से डी कैंसिल, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। कोई भी डाउट होगा फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, कमेंट करना है, ताकि हम लोग का क्या रहेगा, क्लियर हो सकता है। अब हम लोग अपने पीडीएफ पे वापस आते हैं और आगे के क्वेश्चन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों ने देखा किस तरीके से सॉल्व किया, इजी है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इन लीनियर प्रोग्रामिंग LPP, यहाँ से आपके एक क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे, बस एक क्वेश्चन। LPP में फिजिबल रीजन क्या डिफाइन करता है। फिजिबल रीजन मैंने आपको बताया था, ये एक्स हो जाता है, ये वाई हो जाता है, वो एक कुछ ग्राफ ऐसा एक रीजन जनरेट होता है जिसके अंदर हमारा वैल्यू आता है, एक मैक्सिमम वैल्यू आता है, एक मिनिमम वैल्यू। आपके एग्जाम में या तो मैक्सिमम वैल्यू पूछते हैं या तो मिनिमम वैल्यू पूछते हैं।
एंड एक आपका एक क्वेश्चन ये बनता है थ्योरेटिकल बेस। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू रिलेटेड मैंने आपको करा चुका हूँ। इस वीडियो में पूछा है फिजिबल रीजन क्या है, तो वो जो ग्राफ बनता है उसमें एक क्षेत्र डिफाइन होता है, ठीक है। वो उसमें बताता है कॉन्स्टेंट, मतलब इसके अंदर कितना कितना कौन सा वैल्यू आएगा, कौन सा वैल्यू मैक्सिमम है, कौन सा वैल्यू, तो वो हमारा कॉन्स्टेंट बता देता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होता है। एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इसके रीजन के अंदर ही रहता है। एंड ये ऑब्जेक्टिव क्या, जो आपके इक्वेशन जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं जेड बराबर दिस दिस दिस, वो आपका ऑब्जेक्टिव हो जाता है। एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आपके फिजिबल रीजन के अंदर रहता है। ये कॉन्स्टेंट मतलब ये बांध देता है, ये रीजन, ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट ये है, तो यही बताता है हमारा फिजिबल रीजन फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी तक हम लोगों ने क्या किया, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के PYQ बेस्ड हमने मॉडल सेट 3 को कंप्लीट किया। इसमें हमने फिजिक्स के क्या किया, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को क्लियर किया। कंसेप्ट बोले तो इलेक्ट्रिकल स्टैटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, देन केमिस्ट्री को कवर किया एंड मैथमेटिक्स को कवर किया। यह सेट हमारे प्रीवियस सेट से बिल्कुल अलग था। आपके लिए एक एक क्वेश्चन PYQ से ढूंढ के लाता हूँ। वीडियो अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और हम लोग क्या कर रहे हैं ना, चैप्टर वाइज भी MCQ को करते आ रहे हैं, तो वो वीडियो को भी फ्रेंड्स आप लोग जरूर देखिए। सभी वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई बटन, सब जगह मिल जाए। कुछ भी डाउट है आपके एग्जाम रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट करें, या फिर कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। एंड हमारे साथ बने रहने के लिए फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद फ्रेंड्स।